5 अक्टूबर 2019 एक अनफॉरगेटेबल इंसिडेंस होता है कुड्डू तवाना विलेज केरला में। 6 डेड बॉडीज जो कि एक ही फैमिली से बिलोंग करती थी, उनको सिमेट्री से निकाला जा रहा था, जो कि 14 साल पहले दफनाई गई थी और आज फिर उन बॉडीज को निकाला जा रहा था। काफी लोकल लोगों की भीड़ वहां पर जमा हो रखी थी और पुलिस उनको बाहर होल्ड अप करके रखे हुए थे। उस जगह पर एक बिग इंटेंस सिनेरियो क्रिएट हुआ था। नाउ एट द सेम टाइम वहां पर पुलिस अरेस्टेड अ मिडिल एज वुमेन जिसका नाम था जॉली जोसेफ एंड शी वॉज बिलोंग टू अ वेल रेपुटेटेड फैमिली इन द विलेज। तो आखिरकार क्यों पुलिस ने उस लेडी को अरेस्ट करा एंड क्यों आखिरकार 14 साल बाद ये बॉडीज बाहर निकाली जा रही थी, इन सब क्वेश्चंस का आंसर जानने के लिए हमें जानना पड़ेगा द जॉली जोसेफ केस। Ripples in the state, many find it hard to believe that a woman known to be family-oriented, well-respected and liked could be a cold-blooded killer, and the police are finding it hard to contain the crowds as they take the suspect around to reconstruct the crime. ये बात है उड्डाथाई के पुंडप्पन फैमिली की। ऑल्सो इस केस में कैरेक्टर्स बहुत ज्यादा हैं, तो उनके नाम में तुम लोगों को एक एक करके समझाऊंगा, बट तुम्हें उनके नाम याद रखने पड़ेंगे। इस फैमिली के सबसे बड़े और बुजुर्ग टॉम थॉमस, जो कि एक एजुकेशन डिपार्टमेंट में काम करते थे, और उनकी वाइफ अनम्मा थॉमस, जो कि एक स्कूल टीचर थी। इनके 3 बच्चे थे। सबसे बड़ा रॉय थॉमस, देन रोजो थॉमस और एक बेटी रेंजी थॉमस। रॉय अपने फैमिली के साथ, अपने पेरेंट्स के साथ केरला में रहता था एंड एक दिन वो अपने मामा मैथ्यू मंचेल्डियल की पार्टी में गया था और उसकी वहाँ मुलाकात होती है जॉली जोसेफ से एंड धीरे धीरे इन दोनों की बॉन्डिंग बहुत अच्छी होने लगती है। जॉली एक किसान परिवार से थी, इसीलिए इन दोनों के फैमिली बैकग्राउंड में काफी ज्यादा डिफरेंस था और जॉली और रॉय ये एक तरीके से एक दोनों के रिलेटिव्स लगते थे, इसलिए जॉय के पापा को इस रिश्ते से काफी ज्यादा नामंजूरी थी। लेकिन रॉय जॉली के लिए बहुत ज्यादा सीरियस था। ही कन्विंस हिज फादर कि वो उसकी शादी जॉली से कराएं। जॉली काफी ज्यादा पढ़ी लिखी है और वो पोस्ट ग्रेजुएट भी कर चुकी है। रॉय को अच्छी तरीके से पता था कि अगर वो ये बताएगा कि उसकी जो वाइफ, होने वाली वाइफ है, वो एजुकेटेड है, तो उसके पापा शादी के लिए मना नहीं कर पाएंगे। एंड फाइनली आफ्टर लॉट्स ऑफ एफर्ट दे बोथ आर मैरिड एंड 1997 में इन दोनों की पूरे धूमधाम से शादी हो गई, वो भी फैमिली की मंजूरी के साथ। रॉय की फैमिली में जॉली से एज सच किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं थी एंड जॉली भी धीरे धीरे करके अब रॉय की फैमिली में सेटल हो चुकी थी और उनके घर वालों के दिल में उसने अपने लिए काफी जगह भी बना ली थी। जॉली काफी ज्यादा रिलीजियस थी, वो डेली शाम के टाइम पर चर्च जाया करती थी और जो उसके गली मोहल्ले के लोग भी थे, जॉली उनके साथ भी उनका बिहेवियर काफी ज्यादा अच्छा था और इनफैक्ट वो लोग कहते भी थे कि रॉय की वाइफ काफी ज्यादा अच्छी है। जैसे कि मैंने तुम लोगों को वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था कि जॉली एजुकेटेड थी, पोस्ट ग्रेजुएटेड थी। सो अनम्मा, जो कि एक स्कूल की टीचर थी, वो उसको फोर्स करती है कि वो जाकर के बाहर काम करे, बट जॉली को बाहर जाकर के काम करना और ये सारी चीजें बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। जॉली को घर के काम, कुकिंग एंड ऐसी जो सोशलाइज काम होते हैं ये करने में उसे ज्यादा इंटरेस्ट आता था और अनम्मा के बार बार इस टॉपिक को छेड़े जाने की वजह से उस घर में काफी ज्यादा कलेश होता था, जिससे जॉली अब बिल्कुल फ्रस्ट्रेट हो चुकी थी। साल था 2002 और ये वही साल था जहां से इस घर में मौतों का सिलसिला चालू हुआ था। एक दिन घर में सब लोग एंजॉय कर रहे थे और काफी ज्यादा हंसी मजाक का माहौल चल रहा था। एक तरीके से तुम कह सकते हो कि वहां पर फैमिली गैदरिंग थी। सब लोग आए हुए थे, बाहर नीचे अपना नाश्ता कर रहे थे, खाना खा रहे थे, बट ऊपर वाले रूम से अचानक से जो रेंजी थी उसके चिल्लाने की आवाज आती है और वो बोलती है, अम्मा को क्या हुआ, अम्मा को क्या हुआ। और ये चीज सुन करके सब लोग भागते हुए उनके कमरे की तरफ को जाते हैं। अनम्मा का चेहरा पूरी तरीके से लाल पड़ चुका था और धीरे धीरे करके बॉडी अकड़ना चालू हो गई थी। ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने उनका गला दबाया हो और वो धीरे धीरे करके अपनी सांसें छोड़ रही थी। सभी घर वाले उनको लेकर के जल्दी से हॉस्पिटल की तरफ भागे, लेकिन हॉस्पिटल पहुंचने के जस्ट 5 मिनट बाद ही अनम्मा ने
दम तोड़ दिया। क्योंकि अनम्मा काफी ज्यादा ओल्ड लेडी थी तो डॉक्टर्स ने इसका रीजन बताया कि शायद उनको हार्ट अटैक आया हो या फिर स्ट्रोक आया हो। ये खबर सुन के पूरा का पूरा परिवार शॉक्ड में था और सबसे ज्यादा गांव वाले हैरान थे इस चीज से। बट एज पर रेंजी उसने एक बात नोटिस करी। उसने ये नोटिस करा कि अनम्मा की डेथ के बाद जॉली का बिहेवियर काफी ज्यादा चेंज हो चुका है। वो घर की सारी जिम्मेदारियां अनम्मा की तरह ही प्रॉपरली संभाल रही थी और जॉली को भी एक बात समझ आ गई थी, अगर उसे अनम्मा जैसी रिस्पेक्ट उसके घर में और सोसाइटी में पानी है तो उसे बाहर जाकर के काम करना पड़ेगा अनम्मा के जैसे ही। आफ्टर सम टाइम जॉली की जॉब लगती है एज अ फ्रेशर इन NIT नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी में। एज अ टीचर जॉली को जॉब मिल जाती है आउट ऑफ नोवेयर। उसकी सैलरी होती है 40,000 और उसने ये बात बहुत ही ज्यादा खुशी से अपने फादर इन लॉ टॉम को बताई। NIT जैसे बड़े इंस्टीट्यूट में जॉब लगने की खबर से उनकी पूरी फैमिली खुश थी और उनकी फैमिली के सामने जॉली की थोड़ी इज्जत भी अब बढ़ चुकी थी। MS मैथ्यू जो कि जॉली की सास अनम्मा का भतीजा था और रॉय का ममेरा भाई भी, कुछ रीजंस की वजह से उसका घर में आना जाना अब काफी ज्यादा बढ़ चुका था आफ्टर द डेथ ऑफ अनम्मा। MS मैथ्यू की एक ज्वेलरी की शॉप थी और धीरे धीरे करके उसकी जॉली के साथ काफी अच्छी दोस्ती हो चुकी थी। जॉली की MS मैथ्यू के साथ बढ़ती हुई नजदीकियों को देखते हुए जॉली के फादर इन लॉ यानी कि टॉम थॉमस को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। उन्होंने जॉली को काफी बार मना किया था MS मैथ्यू से मिलने के लिए, लेकिन जॉली उनकी बात को इग्नोर करके छुपके से जाती थी मैथ्यू से मिलने के लिए। टॉम हर शाम को एनर्जी के लिए मशरूम कैप्सूल खाया करते थे एंड उस शाम को भी जॉली ने उनको उनकी रेगुलर मशरूम टैबलेट दी। बट वो एक टैबलेट खाते ही उनको अचानक से घबराहट और बेचैनी सी महसूस होने लगी और वो वहीं पास में वॉश बेसिन की साइड में गिर गए। जॉली ने ये सब देख करके आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करा और वो उसी टाइम पे टॉम को हॉस्पिटल लेके गई। बट एज सेम अनम्मास केस, इस केस में भी इस बार भी जैसे ही टॉम को हॉस्पिटल लेके जाया गया उसके 5 मिनट बाद ही उनकी डेथ हो जाती है। डॉक्टर्स ने इसको भी हार्ट अटैक ही बताया बिकॉज वो भी काफ़ी ज़्यादा ओल्ड थे एंड ड्यू टू ओल्ड एज सब ने इस बात पर विश्वास भी कर लिया कि हाँ हो सकता है इन दोनों वाइफ एंड हस्बैंड की डेथ हार्ट अटैक की वजह से ही हुई हो। इसीलिए किसी ने भी ऑटोप्सी की डिमांड उस हॉस्पिटल में नहीं करी। बट एक बात बहुत ज़्यादा सोचने की थी कि अनम्मा और टॉम की डेथ में करीबन 6 साल का डिफरेंस था, बट फिर भी किसी को ये मर्डर वाला एंगल नहीं लगा। अब टॉम की डेथ को बीते हुए करीबन 2 साल हो चुके थे और इस पॉइंट तक रॉय का बिजनेस पूरा डाउनफॉल में चल रहा था और उसको अपने बिजनेस में बहुत ज़्यादा लॉस होने लगा। एंड एक दिन वो अचानक अपनी वाइफ जूली को लेकर जाता है रेंजी और रोजो के पास। वो जाता है उनके पास एक वसीयत के कागज लेके। वसीयत में ये लिखा होता है कि टॉम ने मरने से पहले अपनी सारी की सारी प्रॉपर्टी अपने बड़े बेटे रॉय और उनकी बीवी जॉली के नाम कर दी है। बट स्टार्टिंग से ही हम देखते हुए आ रहे हैं कि इन सब फैमिली मेम्बर्स में से रेंजी थोड़ी सी चालाक है एंड उसका दिमाग यहाँ पर भी ठनका। वो पेपर को ध्यान से देखती है। तो जब उसने उस पेपर को ध्यान से देखा तो उसने ये पाया कि इस पेपर में ना ही किसी विटनेस के सिग्नेचर हैं और ना ही कोई कोर्ट या फिर कोई हाई अथॉरिटी का स्टैम्प पैड। और उसने ये बात बिना किसी झिझक के अपने भाई और भाभी यानी कि रॉय और जॉली से बोल दी एंड रॉय और जॉली भी बिना उसको एक शब्द बोले वहाँ से चुपचाप निकल गए और रेंजी ने उस बिल की कॉपी अपने पास रख ली। एक दिन रोजो का कॉल रेंजी के पास जाता है और रोजो उससे कॉल में कहता है कि भाभी यानी कि जॉली हमारे भाई रॉय से डिवोर्स की मांग कर रही है। शायद जॉली की बढ़ती नज़दीकी MS मैथ्यू के साथ और रॉय का डाउनफॉल इस डिवोर्स का एक मेन कारण हो सकता था, बट वी नेवर नो।
रोज की तरह जॉली ने रॉय के लिए आज भी डिनर बनाया हुआ था। डिनर में था राइस और चने की सब्जी, और ये तुम अच्छी तरीके से याद कर लो क्योंकि आगे आने वाले पार्ट में इसका एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस रोल है। पहले सब नॉर्मल था, रॉय ने अपना डिनर भी कंप्लीट कर लिया था और उसके थोड़ी देर बाद से ही रॉय को बेचैनी होनी स्टार्ट हो गई। वो जल्दी से अपने बाथरूम की तरफ भागा और उसने अंदर से डोर को लॉक कर दिया। जब जॉली के बाहर से बार बार आवाज़ लगाने और दरवाज़ा पीटने के बाद भी रॉय ने दरवाज़ा नहीं खोला तो जॉली ने आस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा करके वो दरवाज़ा तोड़वाया। एंड जब उन लोगों ने वो दरवाज़ा खोला तो उन्होंने सामने देखा कि रॉय की बॉडी नीचे फर्श पर पड़ी हुई थी और उसके मुंह से झाग निकल रहा था। तब तक रॉनी के मामा मैथ्यू भी वहां पर पहुंच चुके थे। वो उसको भागते हुए हॉस्पिटल की तरफ लेकर के गए, बट अपने ही पिता की तरह रॉय की भी हॉस्पिटल पहुंचने के 5 मिनट बाद डेथ हो जाती है। बट दिस टाइम वन थिंग इज वियर्ड, इस बार इस केस में उसके मुंह से झाग निकल रहा था, बट इससे पहले की जो 2 डेथ थी उसमें उन दोनों के मुंह से झाग नहीं निकला था। पॉइंट टू बी नोटेड। 10 साल के अंदर हुई ये तीसरी डेथ ने उस पूरे के पूरे परिवार और गांव को शॉक्ड में डाल दिया था कि आखिरकार एक वेल सेटल्ड परिवार के साथ ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन रॉय की डेथ से अंकल मैथ्यू के माइंड में एक बहुत तगड़ा क्वेश्चन आया कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मान लिया कि वो दोनों हस्बैंड वाइफ काफ़ी ज़्यादा ओल्ड एज हो गए थे तो उनको हार्ट अटैक आ सकता है, बट रॉय एक यंग लड़का था, उसको हार्ट अटैक आने के चांसेस बहुत कम थे। और इस बात को मद्देनज़र रखते हुए मैथ्यू ने डिमांड करी पोस्टमार्टम की। बट इस बात से जॉली बिल्कुल भी एग्री नहीं कर रही थी। जॉली का कहना ये था कि अब जब रॉय इस दुनिया से जा चुका है तो उसकी बॉडी को छेड़ करके कुछ भी करने का कोई फ़ायदा नहीं है। लेकिन अंकल मैथ्यू बिल्कुल भी उसकी बात सुने नहीं और माने नहीं और उसका पोस्टमार्टम करवा दिया। और अंकल मैथ्यू का शक बिल्कुल सही निकला और पोस्टमार्टम रिपोर्ट जब आई तो उसने सबको शॉक्ड करके रख दिया, क्योंकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में निकला था साइनाइड पॉइजनिंग। और ये एक डेथ का फर्स्ट केस था जिसमें द रीज़न ऑफ डेथ वाज पॉइजनिंग, और वो भी तब पता चला जब पोस्टमार्टम कराया गया। इस बात पर जॉली की एक स्टेटमेंट थी। जॉली का कहना ये था कि रॉय को बिजनेस में काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा था एंड ड्यू टू सम डाउनफॉल्स वो इस चीज़ को झेल नहीं पाया एंड उसने खुद सुसाइड कर लिया। और यही रीज़न दे के उसने इस इन्वेस्टिगेशन को वहीं पर बंद करवा दिया, क्योंकि सिंस जब उसकी खुद की वाइफ इन्वेस्टिगेशन नहीं करवाना चाहती थी तो अथॉरिटीज़ भी कुछ नहीं कर सकते थे। और फैमिली मेम्बर्स ने भी इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा जोर नहीं डाला और इसको एज अ सुसाइड समझ के भूल गए। जॉली ने रेंजी को कॉल करके ये बताया कि वो अभी हॉस्पिटल से बोल रही है और अंकल मैथ्यू अब इस दुनिया में नहीं रहे। और ये बात सुन के रेंजी बहुत ज़्यादा शॉक्ड थी, क्योंकि अभी से 2 घंटे पहले ही वो अंकल मैथ्यू से मिली थी। पिछले तीनों डेथ की तरह अंकल मैथ्यू की डेथ का रीज़न भी सेम हार्ट अटैक था। एक बात बहुत ज़्यादा अजीब थी कि अंकल मैथ्यू से मिलने वाली लास्ट पर्सन जॉली थी। जॉली ही थी जो उनके घर लास्ट टाइम गई थी एंड उसके बाद ये खबर आती है। जॉली ने ही सबको अंकल मैथ्यू की डेथ की खबर दी। लेकिन यहाँ पर भी हैरानी की बात यह है कि ना अंकल मैथ्यू और ना किसी और फैमिली मेम्बर ने उनके पोस्टमार्टम की डिमांड करी, जबकि सबने देखा था कि पिछली वाली डेथ जो हुई थी रॉय की वो साइनाइड पॉइजनिंग की वजह से हुई थी। कुछ टाइम बाद एक उड़ती हुई खबर आई कि जॉली का संजू के साथ अफेयर चल रहा है। संजू जो था वो रॉय का चचेरा भाई था और वो एक मैरिड था। उसकी शादी सिली नाम की लड़की से हुई थी और उसके 2 बच्चे भी थे, एबल और अल्फाइन। उसी साल एक फैमिली फंक्शन में संजू की बेटी अल्फाइन अचानक से बीमार पड़ जाती है। उसको ऐसा हो रहा था कि उसके गले में कुछ अटक गया हो और उसको सांस लेने में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी।
वहाँ पर ठहरे लोगों को ये लगा कि शायद खेलते टाइम इसके गले में कुछ अटक गया हो। वो उसे फ़ौरन हॉस्पिटल लेकर के भागे और हॉस्पिटल में उसे कुछ टाइम तक वेंटिलेटर पर रखा गया, बट अनफॉर्चुनेटली शी वॉज नो मोर। सबकी नज़र में ये एक एक्सीडेंट की तरह पेश हुआ था, इसीलिए इस केस में भी, इस मर्डर में भी किसी ने भी पोस्टमार्टम की डिमांड नहीं करी। अपनी बेटी के इतने कम उम्र में गुजर जाने के गम से सिली काफ़ी ज़्यादा डिप्रेस्ड थी और वो अब अपना ज़्यादातर टाइम जॉली के साथ बिताना स्टार्ट कर देती है। और अंकल मैथ्यू की तरह ही सिली की भी ये सबसे बड़ी मिस्टेक थी, जॉली के साथ टाइम स्पेंड करना। थंबासली क्लिनिक केरला, ये डेंटल क्लिनिक में सिली, संजू और उनके साथ जॉली भी उसी लैब में घूम रही थी। और कुछ टाइम बाद अचानक से सिली को हार्ट में एक पेन जैसा महसूस हुआ और उसे अजीब से झटके आने लगे, जैसे उसको कोई गला दबा करके मार रहा हो। उसे भी टाइम पर अस्पताल लेके तो गए, लेकिन उसने भी अस्पताल पहुंचते ही अपना दम तोड़ दिया। अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, डेथ के कुछ टाइम पहले सिली ने मशरूम टैबलेट्स खाई थी, सेम वो मशरूम टैबलेट्स जो जॉली के फादर इन लॉ टॉम खाते थे। किसी ने उन टैबलेट्स में पहले से ही साइनाइड मिलाया हुआ था। और हैरानी की बात तो ये है कि डॉक्टर्स की टीम को ये मालूम होने के बाद भी उन्होंने पोस्टमार्टम डिमांड रखी। बाद में जब ये केस और भी ज़्यादा पेचीदा होता गया तो खुद संजू ने पोस्टमार्टम करने से मना कर दिया, और जब उसका हस्बैंड ही उसका पोस्टमार्टम करवाने के लिए तैयार नहीं था तो कोई और क्या बोलता। संजू का कहना था कि हमारे परिवार में ये सब नहीं होता तो मैं ये नहीं करवाऊंगा, और ये स्टेटमेंट काफ़ी ज़्यादा डाउटफुल थी। तो क्या संजू भी खुद जॉली के साथ मिला हुआ था इस क्राइम में? सिली के फ्यूनरल में सारी की सारी अरेंजमेंट्स जॉली संभाल रही थी। रेंजी ने नोटिस करा कि जॉली के जो बॉडी लैंग्वेज है उसमें अब काफ़ी ज़्यादा अंतर आ चुका है। इट वॉज लाइक कि शी वॉज वेरी हैप्पी, अब वो पहले से ज़्यादा खुश रहने लगी है। रेंजी के मन में एक सवाल आता है कि क्या ये सारी डेथ्स के पीछे कहीं जॉली का ही तो हाथ नहीं? बट इतना बड़ा क्लेम किसी के ऊपर डालने से पहले रेंजी के पास कोई प्रूफ भी होना चाहिए था। साल 2017, सिली की डेथ के ठीक एक साल बाद संजू ने जॉली से शादी कर ली, और इस घटना से रेंजी का शक अब यकीन में बदल चुका था। उसने रोजो से जॉय की पोस्टमार्टम रिपोर्ट निकलवाने को कहा, और अब यहाँ से स्टार्ट होता है लेयर बाय लेयर ट्रुथ का खुलना। रेंजी ने नोटिस किया कि रॉय का डेथ का टाइम था रात के 11:20। सिंस साइनाइड एक ऐसा पॉइजन है जो बॉडी के अंदर जाते ही तुरंत अपना काम कर देता है। रिपोर्ट की माने तो रॉय के पेट में जो उसने लास्ट टाइम खाना खाया था वो अभी पचा नहीं था, और जो वो उसके पेट में था वो था राइस और चने की सब्जी। ये वही खाना था जो जॉली ने उसे उस रात खाने को दिया था, यानी कि जो जहर था वो खाने के ही थ्रू दिया गया था। बट जॉली ने रेंजी को ये बोला कि उस रात रॉय ने खाना खाया ही नहीं। इसके बाद रेंजी कुछ पुलिस ऑफिसर्स के साथ मिलके अपनी इस थ्योरी को प्रूव करने पर लग जाती है। रेंजी अपने सारे के सारे डाउट्स, स्पेकुलेशंस और ये सारी चीजें लेकर के पुलिस वालों के सामने पेश कर देती है, और पुलिस भी अब इस केस को सॉल्व करने के लिए जुट जाती है। वो 10 मेंबर्स की एक टीम बनाती है, और सबसे पहले NIT कनिकट, जहाँ पर जॉली एज अ गेस्ट टीचर काम करती थी, वहाँ पर जाकर के पूछती है। और वहाँ जाकर पूछने पर एक बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग चीज़ पता चलती है कि उस पूरे के पूरे ऑफिस में जॉली नाम की कोई टीचर ही नहीं है। जैसे जैसे ये इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ती गई और भी ज़्यादा शॉकिंग चीज़ पता चली जॉली के बारे में। जॉली कोई पोस्ट ग्रेजुएटेड और एजुकेटेड लेडी नहीं थी। इनफैक्ट उसने तो 12th तक पास नहीं किया था। खुद को फंसता हुआ देखकर जॉली ने रेंजी को धमकाया भी कि तुम ये केस और अपनी स्टेटमेंट्स वापस ले लो, बट रेंजी ने ऐसा बिल्कुल नहीं किया। रेंजी ने बोला कि तुम सच को छुपा सकते हो बट कभी दबा नहीं सकते। पुलिस को वो ग्रेव्स खोदने की और उनके ऊपर जांच करने की पूरी परमिशन मिल चुकी थी, बट जो उसके परिवार वाले थे वो इस चीज़ के बिल्कुल खिलाफ थे। उन्होंने कहा कि हमारे उसमें ऐसा किया जाना एक बहुत बड़ा अधर्म का काम है। बट
रैंजी ने ये सारी चीजें छोड़ के पुलिस वालों के साथ मिलके वो सारी ग्रेव्स निकाली एंड उनको भेज दिया फॉरेंसिक के पास। नाउ 6 डेड बॉडीज में से जो 14 साल पहले की 2 डेड बॉडीज थी, थॉमस और अनम्मा की, वो काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में थी, तो उनके अंदर से साइनाइड मिलना बहुत मुश्किल था। बट जो 4 बॉडीज थी बची हुई, उनके अंदर साइनाइड साफ साफ प्रेजेंट था। साल 2019 जब जॉली ने फाइनली अपने क्राइम को कबूल किया और उसके घर से साइनाइड की बॉटल्स मिली और उसको जेल हो गई। और जॉली को साइनाइड सप्लाई करने वाला आदमी था MS मैथ्यू। रैंजी ने जॉली के दोनों बच्चे अपने साथ रख लिए थे और वो अब उन्हें पाल रही थी। बट 6 मर्डर चार्जेस और 243 विक्टिम्स के अंडर रहने के बाद भी जॉली के मन में और उसके फेस में बिल्कुल भी रिग्रेट नहीं था। इनफैक्ट वो रैंजी से ये कह रही थी कि गॉड सबको माफ कर देते हैं और मेरा माइंड स्टार्टिंग से ही क्रिमिनल वाला था, तो जो मेरे मन में आया मैंने कर दिया। ओके गाइज, दैट इज फॉर टुडेज वीडियो। आई होप यू ऑल लाइक दिस वीडियो, ठीक है। और नीचे तुम्हारा जो भी डाउट है या फिर इससे रिलेटेड तुम्हें कुछ भी पूछना है तो मुझे कमेंट कर दो। और अगर तुम्हारी कोई हॉरर स्टोरी है तुम वो भी मुझे भेज सकते हो। आई कैन कवर इट। मिलते हैं ऐसी किसी और वीडियो में। बाय।